नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लॉ वीटा के यूट्यूब चैनल पे। आज हम विधि को समझने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक और ज़मीनी विचारधारा के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं यथार्थवादी विचारधारा या फिर रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इंग्लिश में। तो अक्सर हम सोचते हैं कि विधि किताबों में लिखे नियमों का एक संग्रह है, जैसे आईपीसी की धाराएं हो गई या फिर संविधान के जो अनुच्छेद है वो हो गए। लेकिन क्या विधि सिर्फ इतना ही है? यथार्थवादी विचारधारा कहती है कि नहीं, विधि इतनी नहीं है। यह हमें बताती है कि विधि वह नहीं है जो किताबों में लिखा है, बल्कि वो है जो वास्तव में न्यायालयों में होता है। ठीक है। तो अब हम इस विचारधारा के बारे में एक विस्तार से डिस्कशन करेंगे, काफ़ी लंबा। तो धीरे धीरे हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिचय से। तो यथार्थवादी न्यायशास्त्र जो है वो एक ऐसी विधिक विचारधारा है जो विधि यानी कि लॉ को किताबों में लिखे नियमों से ज़्यादा उसके असली काम और समाज पर पड़ने वाले असर के आधार पर समझती है। और इसका एक प्रसिद्ध कथन है जो है कि विधि कभी होता नहीं बल्कि हमेशा होने वाला होता है। लॉ नेवर इज बट इज ऑलवेज अबाउट टू बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विधि कोई स्थिर चीज़ नहीं है, यह लगातार बदलती रहती है और भविष्य के जो निर्णय होते हैं उनमें आकार लेती है। जब कोई न्यायाधीश किसी मामले में फैसला सुनाता है तो वह एक नया प्रेसिडेंट यानी कि पूर्व निर्णय जो है उसको स्थापित करता है, जो भविष्य के कानूनों को काफ़ी प्रभावित करता है। इसलिए विधि हमेशा बनने की प्रक्रिया में होती है, ना कि वो होती है जो पहले से ही बनी हुई है। ये जो विचारधारा है वो इस बात पर जोर देती है कि विधि का अध्ययन उसके सामाजिक प्रभावों के लिए किया जाता है। यानी हमें यह देखना चाहिए कि विधि समाज में क्या कर रहा है, ना कि सिर्फ ये वह क्या कहता है। ठीक है। और यथार्थवादियों के अनुसार जो न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय हैं वो ही असली कानून होते हैं, वही असली विधि होते हैं। और इसे फंक्शनल स्कूल का वामपंथी विंग यानी कि लेफ्ट विंग ऑफ द फंक्शनल स्कूल भी कहा जाता है इस विचारधारा को, क्योंकि यह विधि के फंक्शन यानी कि जो कार्य है उस पर जोर देता है, लेकिन अधिक आलोचनात्मक और ज़मीनी तरीके से। और ये जो विचारधारा है वो विधि क्यों है से ज़्यादा विधि कैसे कार्य करती है इस बात पर जोर देती है। यानी इसका जो फोकस है वो विधि के उद्देश्य पर नहीं है, बल्कि उसके जो कार्य है, जो कार्य करने का तरीका है, या हम कह सकते हैं कार्यान्वयन जो है उस पर है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में होम्स और ग्रे जैसे विचारकों के कारण हुई थी। ग्रे ने अपनी पुस्तक नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ में यह प्रसिद्ध बात कही थी कि विधि वह है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं, मतलब लॉ इज व्हाट द जजेस डिक्लेयर। और यह जो विचारधारा मतलब ये जो चीज़ है वो इस विचारधारा का मूल मंत्र है। और यथार्थवादी विधि को समझने के लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन को जो है वो महत्वपूर्ण मानते हैं। वे मानते हैं कि न्यायाधीशों के फैसलों पर सिर्फ विधि नहीं है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, सामाजिक माहौल और मनोवैज्ञानिक कारक जो है वो भी कहीं ना कहीं असर डालते हैं। अब हम इस विचारधारा की मतलब जो प्रमुख प्रतिपादक हैं यानी कि जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर। तो इन्हें अमेरिकी मतलब यथार्थवाद का अग्रदूत माना जाता है। और इनका जो प्रसिद्ध कथन है वो है कि कानून की भविष्यवाणी करने का अर्थ यह है कि न्यायालय वास्तव में क्या करेंगी और इससे अधिक कुछ भी दिखावा नहीं है। तो होम्स का कहना था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि विधि क्या है, कानून क्या है, तो यह मत देखिए कि किताबों में क्या लिखा है, बल्कि यह देखिए कि न्यायाधीश किसी विशेष मामले में क्या फैसला सुनाने वाले हैं। तो अगर एक बुरा आदमी है, एक बैड मैन है, अगर हम उसके दृष्टिकोण से, उसके नज़रिए से देखें या सोचें, तो वह सिर्फ ये जानना चाहता है कि अगर वह कुछ कुछ गलत करेगा तो न्यायालय, अदालत उसे क्या सज़ा देगी, और ऐसे व्यक्ति के लिए वही असली कानून है। जैसे एक व्यवसायी है, उसके लिए असली कानून किसी कानूनी धारा में नहीं, बल्कि इस बात में है कि अगर वह किसी अनुबंध मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसे कितना हर्जाना देने का आदेश दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ उसके लिए मैटर करती है। अब बात करते हैं दूसरे जुरिस्ट की, तो वो है कार्ल लेविनिन। तो इन्होंने मतलब ये अमेरिकी यथार्थवादी के प्रमुख नेता थे, और इन्होंने कानूनी संस्थान, लीगल इंस्टीट्यूशंस और न्यायाधीशों के व्यवहार, इन दोनों पे ही के अध्ययन पर मतलब जोर दिया।
लिवलिन ने कहा कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि जो न्यायाधीश हैं वो क्या कहते हैं, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं। कानूनी संस्थान हैं जैसे कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, ये सब कैसे काम करते हैं और न्यायाधीश अपने फैसलों में किन कारकों से प्रभावित होते हैं, इसका भी जो अध्ययन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके अकॉर्डिंग। और जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊँ तो एक न्यायाधीश जो है वो किसी मामले में फैसला सुनाते समय लिखे हुए जो कानून है उसको नहीं देखते, बल्कि सबूतों, वकीलों की दलीलों, पिछली नज़ीरों और कभी कभी तो अपने सामाजिक अनुभवों से भी प्रभावित होते हैं। लेवलिन ने इन्हीं वास्तविक कारकों पर ध्यान देने की बात कही है। अब जो तीसरे हैं वो है जेरोम फ्रैंक। तो ये अधिक कट्टरपंथी यथार्थवादी थे और इनका मानना है कि न्यायाधीशों के फैसलों पर उनके निजी विचार और मन की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं असर डालते हैं। उनके अनुसार विधि में बिल्कुल साफ साफ नियम होना एक भ्रम है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हर न्यायाधीश का फैसला जो है वो उसकी अपनी पर्सनालिटी और प्रेजुडिस से जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक ही तरह के दो मामले हैं और दो अलग अलग न्यायाधीश जो हैं वो अलग अलग फैसले दे सकते हैं, क्योंकि उनके जो अनुभव है, उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण है, या यहाँ तक कि उनके उस दिन का मूड भी जो है उनके फैसले को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। फ्रैंक कहते थे कि यह मानवीय तत्व को नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जा सकता है। फिर है हमारे पास हैगरस्ट्रॉम और ओलिवर क्रोना। तो ये स्वीडन के विधिवेत्ता जुरिस्ट थे और इन्होंने स्कैंडिनेवियन यथार्थवाद का जो है उनको हिस्सा माना जाता है। ओलिवर कोना का कहना है कि विधि का स्वभाव सार्वभौमिक रूप से मान्य होता है, मतलब लॉ ऑफ नेचर हैज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये अमेरिकी यथार्थवादियों जितने कट्टरपंथी नहीं थे और वो मानते थे कि विधि में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक तत्व होते हैं जो हमें उसका पालन करने के लिए बाध्य महसूस कराते हैं, ठीक है, भले ही कोई सीधा आदेश या फिर इसके लिए सज़ा जो है वो ना हो। और वे कानून को, विधि को एक सामाजिक वास्तविकता के रूप में देखते थे जो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक तरह से बाध्यता पैदा करती थी कि हाँ, हमें उस विधि को, उस कानून को, उस नियम को मतलब उसका पालन करना ही है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि आखिर इस विचारधारा के क्या आलोचनात्मक तत्व हैं। तो सबसे पहला है कि ये जो विचारधारा है वो न्यायाधीशों की अपनी सोच पर ज़्यादा जोर देती है, जिससे जो विधि की निश्चितता है, मतलब कि सर्टेनिटी है, वो कम हो जाती है। अगर विधि सिर्फ जज के फैसले हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगले मामले में क्या होगा, ठीक। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो अगर मान लीजिए कि हर ट्रैफिक पुलिस वाला अगर अपनी मर्जी से ही चालान काटने लगा और अब उसके जो नियम है वो मतलब कायदे कानून है वो अपने हिसाब से लागू करने लगा, तो सड़क पर बहुत ही अराजकता जो है वो फैल जाएगी, काफ़ी तरह की लॉलेसनेस फैल जाएगी, ठीक है। और दूसरा है कि ये जो विचारधारा है वो विधि के नैतिक और आदर्श पक्ष को नज़रअंदाज करता है और जो सिर्फ व्यावहारिक चीज़ें हैं उन्हीं पर ध्यान देता है। और विधि सिर्फ यह नहीं बताता कि क्या हो रहा है, बल्कि यह भी बताता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, न्याय के लिए क्या होना चाहिए। और तीसरा जो है वो, उसमें एक आलोचक जो है वो कहते हैं कि ये जो विचारधारा है वो कानूनी नियमों और सिद्धांतों को ज़्यादा महत्व नहीं देती है, जबकि जो असल में बात है वो ये है कि न्यायाधीश अक्सर जो है वो नियमों का पालन करते हैं और उन्हें अनदेखा नहीं करते। ये आमतौर पे जो प्रचलन में चीज़ें हैं वो है। और नियम न्यायाधीशों को एक तरह के सीमा में रखता है, एक तरह की बाउंड्री सेट करता है उनके लिए। और चौथा है कि यदि विधि केवल न्यायाधीशों की इच्छा पर निर्भर करती है तो इससे कानूनी प्रणाली में अराजकता यानी कि लॉलेसनेस और मनमानी, मतलब कि आर्बिट्रेनेस जो है उसका जोखिम, उसका खतरा काफ़ी हो सकता है। यह न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा दे सकता है जहां न्यायाधीश जो है वो खुद ही कानून बनाने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस विचारधारा का हम क्या निष्कर्ष पाते हैं। तो यथार्थवादी न्यायशास्त्र जो है वो उसने विधि को एक व्यावहारिक और समाज से जुड़ी चीज़ के रूप में समझाया है। इसने बताया कि सिर्फ मतलब कानून जो है वो सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं है, बल्कि एक बदलती और समाज पर असर डालने वाली प्रक्रिया है, जहां न्यायाधीशों की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, वो एक तरह से केंद्रीय बिंदु बन जाती है। हालांकि इस विचारधारा की आलोचनाएं भी हैं, पर इसने विधि को केवल एक अमूर्त सिद्धांत के बजाय एक जीवित और गतिशील सामाजिक बल के रूप में देखने पर जोर दिया।
आज भी कानून विधि का अध्ययन करते समय हमें यह देखना होता है कि किताबों में क्या लिखा हुआ है और वास्तविक दुनिया में वह कैसा काम करता है, ठीक है? तो यही यथार्थवादी विचारधारा का जो है वो सबसे बड़ा योगदान है, हम ये कह सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आपको आज का ये विषय यथार्थवादी विचारधारा का ये जो विश्लेषण हमने किया, वो अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। यह हमें विधि को उसके असली काम करने वाले रूप में समझने में मदद करता है। और अगर आपके मन में, आपके हृदय में इस विषय पर या फिर कानून से किसी भी जुड़े अन्य विषय पर कोई भी सवाल है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और विचारधारा के साथ या फिर किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और कानून को समझते रहिए। धन्यवाद।